हेलो बच्चों, आज आप सभी एनर्जी रूप में बैठे हैं ना, क्योंकि आज का क्लास मेरा बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रकरण। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैं सभी को अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा शिविर के अधिगम बैच में प्रत्याभिवादन करता हूँ। तो आज इस काव्य में हम लोग देखेंगे कठिन शब्दों के बारे में और इसका व्याख्या के बारे में, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उजागर होंगे। तो आइए अब हम इनका दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मेरे प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन में जो भी रचनाएं रचें वास्तविकता के साथ रचें और हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक बन करके उभरें। इनका जो दूसरा काव्य हम जो पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ही प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया है इन्होंने। सूरज का प्रतीक को लिया है और सूरज के प्रतीक के माध्यम से हमें ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि हम अपने जीवन के मंजिल को किस तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं। आइए इनके काव्य को देखते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शब्दों में बड़ा ही सरलता और सहजता है, फिर भी मैं आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसा कि मान लिया जाए पथ दिया हुआ है। पथ का अर्थ होता है रास्ता या राह। उसी तरह से ढलता है, ढलता का अर्थ होता है अंत होना, यानी समाप्त होना। इस तरह से और भी बाकी जितने भी शब्द दिए हैं बड़ा ही सहज शब्द है जो आप स्वयं समझ सकते हैं। अब आइए इनका हम व्याख्या के रूप में समझते हैं। कभी आतुरता में आकर कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। देखिए कितना ही एक प्रतीकात्मक रूप से हमें भावना को आभास कराया है कि जब मंजिल यानी लक्ष्य को पाने के लिए हम लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, और जिस लक्ष्य में गत्यात्मक भाव होता है हमारा उत्तेजना उतना ही चौगुना बढ़ जाता है। इसलिए एक बार फिर सुने, कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी दिन अपने समाप्ति की ओर जा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि पहला काव्यांश में किस तरह से अपना प्रिय को मंजिल बना करके अपने लक्ष्य को पहुंचने की ओर अग्रसर हैं। इस तरह से इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको दर्शाए जाएंगे जिसमें आपको परीक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि इस पदांश के कवि तथा कविता का नाम लिखें। कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है? कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? एक पैराग्राफ दिया रहेगा और इससे बहुत सारा प्रश्नों का उजागर किया जाएगा। यदि आपसे पूछा कि इस पदांश के कवि तथा कविता का नाम लिखें, तो आप बड़ा ही आसानी से लिख लेंगे कि कवि हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन जी और कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसी तरह कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है ये बताया जा रहा है। तो कवि के मन में आशंका यह है कि कहीं पथी के घर पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, उसकी यात्रा संकटग्रस्त न हो जाए। ऐसे भी वास्तविक जीवन में भी हमारा यही उद्देश्य होता है कि सूरज ढलने के पहले हम अपने मंजिल या गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। इसी तरह से मान लीजिए एक और भी प्रश्न उजागर किया जा सकता है
बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है, यानी कवि में कौन सी ऐसा है जिससे वह प्रेरित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखना है कि कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि मंजिल बहुत ही नज़दीक है, इसलिए उनके कदम स्वयं अपने तेजी की ओर बढ़ने लगता है। अब मैं आशा करता हूँ आप इस काव्य को भली भांति समझ गए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे काव्यांश पर। दूसरे काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ा यत्नपूर्वक से हमने बताया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बार बार हमें बड़ा ही केंद्र बना करके इस वाक्य को बार बार बच्चन जी कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कुछ शब्द कठिन हैं जिसमें हम आपको शब्दों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रत्याशा। प्रत्याशा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है आशा। उसी तरह से है नीड। नीड का अर्थ होता है घोंसला। और भी इस तरह से है पर। पर का मतलब होता है पंख। चंचलता। चंचलता का अर्थ होता है तीव्रता, तेजी। तो जैसा कि देखा कि इस काव्यांश में मात्र 4 ऐसा शब्द है जो हमें कठिन के रूप में दर्शाया गया है। अब आइए इनके व्याख्या के रूप में समझेंगे कि हरिवंश राय जी इस दूसरे काव्यांश से हमें क्या जताना चाहा है। बड़ा ही मर्मस्पर्शी रूप से हमें ये बताए हैं। कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जितने भी जीव हैं अपने बच्चों के लिए उतना ही मर्माहट होते हैं। आज जितने भी हम सब हैं अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं और कोई भी कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं। अब वो दूसरे का अर्थ यहाँ पर चाहे हमारा समाज हो, परिवार हो, बाल बच्चे हों, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ा ही स्वरूपता के साथ हमें बताए हैं कि जब चिड़िया आकाश में उड़ रही होती है, जब उन्हें घर वापस की समय होता है तो वो अपना अंतर मन की बातों को ख्याल आता है और सोचते हैं कि बच्चे मेरे राह को देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। बच्चे भी अपने पेरेंट्स को प्रतीक्षा में रहते हैं। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज़ हो जाती है। वह तेज़ी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेज़ गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। आपने देखा कि दूसरे काव्य के माध्यम से भी हमें जताए हैं कि प्रेमातुर होकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रेम का स्वरूप हमारे अंदर नहीं होता है, हृदय में प्रेम नहीं जगता है, तो दुनिया संसार में कोई भी कार्य भली भांति हम नहीं कर पाते हैं। अब आइए इसके हम कुछ प्रश्नों को उजागर करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा प्रश्न उजागर हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इस पदांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है, या चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। इस तरह से अन्य क्वेश्चन भी आपके सामने उजागर हो सकता है। दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है। अगर आपसे पूछा गया कि इस पदांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है, तो इसका हम उत्तर स्पष्टता दे सकते हैं कि इस पदांश में स्पष्ट दिखाया गया है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है
तो वापसी पर उसके पंख बहुत अधिक फड़कने लगते हैं। अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता दोनों बढ़ जाती है और शीघ्र अपने मंजिल तक जल्दी जल्दी पहुंचना चाहती है। दूसरे प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछा जा सकता है कि चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है। तो साफ काव्य के माध्यम से हमें हरिवंश राय बच्चन जी ने बताए हैं। कवि ने चिड़ियों के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना की है कि जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में बाहर झांकने लगते हैं, वे माँ की ममता के लिए व्यग्र हैं। फिर कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है। ऐसा कवि को क्यों एहसास होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया की बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है कि चिड़िया बेचैन है अपने माँ के लिए। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उससे मिल जाएं, परंतु अभी मंजिल दूर है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी ढलता जान पड़ता है। इसके जगह अगर हम भी होते हैं और कहीं अपने मंजिल की तरफ जाने का प्रयासरत में हैं, तो हमारा भी यही होता है कि अगर हम समय अनुसार नहीं पहुंचते हैं तो हमारे बहुत सारी असफलताएं हाथ में आती है। इस तरह से हमने देखा कि दूसरे काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें क्या जताना चाहा है। आइए अब हम इनके तीसरे काव्यांश पर चलते हैं। तीसरे काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें भी कुछ शब्द हैं जो कठिन योग्य हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें दिखाया गया विकल। विकल का अर्थ होता है व्याकुलता। उसी तरह से हित, हित का अर्थ होता है किसी के वास्ते। चंचल, चंचल का अर्थ होता है गतिशील, क्रियाशील या व्यग्र। उसी तरह से एक शब्द दिया हुआ है शिथिल। मेरे प्यारे बच्चों, शिथिल का अर्थ होता है ढीला और पद का मतलब आप स्वयं जानते हैं कि पद का अर्थ होता है पाँव। तो अब यहाँ पद का एक शब्द वाली पद होता है, लेकिन इस काव्य में पद दर्शाया गया पाँव से अर्थ रखा है। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मेरा फिर चित्त किसके लिए चंचल हो। अपने आप में वो प्रश्न करते हैं कि मेरे इस दुनिया में है कौन जिसके लिए मैं चंचलता के रूप में हो जाऊं। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने प्रेम पर इतना प्रकाश डाला है कि बिना प्रेम का हम किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों न हो। जब हमें किसी वस्तु से लगाव होता है, आवश्यकता होती है, उस समय उस वस्तु से हमें इतना प्रेम हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। और जब तक उससे हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तब तक उससे हमारा प्रेम जागृत होते रहता है। जैसे ही हम जब उस वस्तु को पा लेते हैं या उससे हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाती है, तो हमारे में प्रेम की तरंग है वो तरंगित होते होते धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है। जब बिल्कुल ही कवि को अपना मंजिल नहीं मिल पाता है, तब वो अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अकेला पड़ गया हूँ, अब इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, आखिर मैं किसके लिए चंचलता में रहूँ। अंततः आप समझ गए होंगे कि अपने तीनों काव्यांश से हरिवंश राय बच्चन जी हमें क्या समझाना चाहे। हम इनके तीसरे काव्यांश से कुछ प्रश्न उजागर करके देखते हैं। जैसा कि इस काव्यांश में आपसे पूछा जा सकता है कि कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है, मुझसे मिलने को कौन विकल।
सिद्ध कीजिए कि यह वियोगानुभूति की मार्मिक कविता है। आपको बताना होगा कि किस तरह से वियोग की अनुभूति हो रही है इस कविता के माध्यम से। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है, कवि में उर में कैसी विहलता जन्म लेती है। अब आइए हम इनका उत्तर बारी बारी से समझते हैं। कवि अकेला है, उसे किसी प्रिया की प्रतीक्षा नहीं है, किसी प्रिया को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण वह कहता है मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। जब उनकी प्रिय की प्रतीक्षा होती है तब वो समाज से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वियोगिता का भाव अनुभव होता है तो वह अपने आप को व्याकुल पाते हैं। उसी तरह से सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि सिद्ध करें कि किस तरह से वियोग अनुभूति का एक मार्मिक कविता है। इस कविता में कवि का प्रिय विलुप्त है। प्रिय जो है विलुप्तता के कारण उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। बस इतना ज्ञात है उसे कि मैं अकेला कवि को सिर्फ इतना उन्हें व्याप्त है, अकेला पड़ गया हूँ, अब इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, आखिर मैं किसके लिए चंचलता में रहूँ। इस प्रकार आपने देखा कि हम इसके तीसरे काव्यांश से हम किस तरह का प्रश्न को उजागर कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी कविताओं से भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आपको परीक्षा में दिया जा सकता है। तो ये अपनी भावना से कविता का व्याख्या को समझ करके, व्याकरण दृष्टिकोण से समझ करके इनका हम उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।